सिद्धं शुद्धं पणमिय जिनेन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। वस्तु अधिकार तक अपन आए थे और हर पूर्वों में कितने वस्तु अधिकार है उसकी संख्या बताई। अब 345 और 346 नंबर गाथा में पूर्वों का वर्णन करते हैं। उपापुवज्ञेनीय वीर्यपवादत्तिनत्त्यपवादे नाना सच्चपवादे आदाकमपवादेय पच्चखाणे विज्जानुवाद कल्याणपाणवादेय किर्या विशाल पूवे कमसोततिलोय बिंदुसारेय। 14 पूर्वों के नाम बताए इसमें। पहला पूर्व है उत्पाद पूर्व, दूसरा है अग्रायने पूर्व, तीसरा है वीर्य प्रवाद, चौथा है अस्ति नास्ति प्रवाद, पांचवा है ज्ञान प्रवाद, छठा है सत्य प्रवाद, सातवां है आत्म प्रवाद, फिर है कर्म प्रवाद, फिर प्रत्याख्यान नामधेय, फिर विद्यानुवाद 10वां पूर्व है, कल्याणवाद, फिर प्राणवाद, फिर क्रिया विशाल और त्रिलोक बिंदुसार। एक अमसो मतलब एक क्रम से 14 पूर्व है। तो एक एक पूर्व बताए ना, वहाँ पर 10 पूर्व होने पर एक उत्पाद पूर्व, पूर्व समास वहाँ पूरा हो जाएगा। नहीं 10 वस्तु अधिकार होने पर एक उत्पाद पूर्व होगा, फिर 14 वस्तु अधिकार होने पर दूसरा अग्रायने पूर्व होगा। इस प्रकार जितने वस्तु अधिकार उसमें बताए हैं उतनी उतनी वस्तुओं के द्वारा एक एक पूर्व होगा और बीच में उसके समास आएंगे। इस प्रकार ये 14 पूर्व बताए हैं। अब आगे इन 14 पूर्वों की सभी वस्तुओं और प्राभृतों का जोड़ कितना होता है उसकी संख्या बताते हैं। 347 नंबर गाता है। पननौ दिशयावत्थु पाहुडयातिय सहस्रनवयसया एदेषु चोद्दशेषु वि पूवेषु हवन्ति मिलिदानि। एदेषु चोद्दशेषु वि पूवेषु मिलिदानि पननौ दिशयावत्थु। इन 14 पूर्वों में सभी में मिलकर वस्तु अधिकार कितने होते हैं? 195। और पाहुड़ 30 सहस्र नवयसया, वस्तु अधिकार को 20 से गुणा करेंगे तो प्रावृतों की संख्या आती है। वस्तु अधिकार 195 है तो उसको 20 से गुणा किया तो 3900 आते हैं। और प्रावृतक कितने आएंगे? फिर 24 से गुणा करेंगे तो 3900 आएंगे। एक कौन नहीं 3900 तो ये आए प्रावृतक आए और 93,600 आएंगे प्रावृतक। और अनुयोग जो है उसको 4 से गुना करेंगे तो 3,74,400 अनुयोगों की संख्या होती है, कुल अनुयोगों की। मतलब इससे ज़्यादा ही होगी क्योंकि आज 4 ही सबका मान करके किया है। अब किसमें कितना अनुयोग है उसका उल्लेख नहीं है। जो अभी 20 प्रकार बताए हैं श्रुत ज्ञान में उसका भी यहाँ उपसंहार करते हैं। और जो समास बीच के भेद है उनका वर्णन नहीं किया गाथा में। तो इन 10 श्रुत ज्ञान के बीच में 10 समासों के भेद होते हैं, उसको यहाँ बता रहे हैं। अत्तखरं च पदसंघादं परिवत्यानि योगञ्च दुग्वार पाहुडञ्चय पाहुडयं वत्तु पूवञ्च कमवन्नुत्तरवढ्य तान समासाय अक्षरगदानि नानवियप्पे वीसं गन्थे बारसय चोद्दशयम्। अक्षरम च अर्थाक्षर ज्ञान, पद संघात, ये 10 भेदों के नाम बता करके फिर उनके समास बताते बीच में। संघात, प्रतिपत्तिक, अनियोग, दुगवार पौड़ मतलब प्राभृतक,
वस्तु पूर्व, और इनमें कम वर्ण उत्तर वढ़्य क्रम से एक एक वर्ण को बढ़ाने पर तान समासा उनके ही समास होते हैं। अक्षर के एक एक अक्षर बढ़ाने पर अक्षर समास होंगे, पद में एक एक वर्ण बढ़ाने पर पद समास, संघात में एक एक वर्ण बढ़ाने पर संघात समास, इस प्रकार एक एक अक्षर बढ़ाने पर ये होते हैं। इस प्रकार अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के ये भेद 18 होते हैं। पर्याय पर्याय ज्ञान इसको क्या कहा, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, वह लिंगज श्रुत ज्ञान है। और शब्द श्रुत ज्ञान ये 18 प्रकार का है 20 भेदों में। नान वियप्पे 20, ज्ञान के विकल्प में ये 20 भेद हैं। और ग्रंथ के विकल्प में 12 14, 12 पूर्व और 12 अंग और 14 पूर्व, इस प्रकार द्रव्य श्रुत के भेद होते हैं। नगंधर ने जिस दिव्य ध्वनि सुन करके जो 12 अंगों की रचना की है उसमें सब ग्रंथ निबद्ध है, और वो उसको ही द्रव्य श्रुत कहते हैं। और च शब्द से यहाँ पर अंग बाह्य भी लेना है, क्योंकि अंग बाह्य में सामयिक आदि 14 प्रकीर्ण उनका पुद्गल द्रव्य वचना जो है वो द्रव्य श्रुत है, और उनके सुनने से जो उत्पन्न हुआ ज्ञान है वह भावश्रुत है। इस प्रकार श्रुत ज्ञान में उसको भी ग्रहण करना है। अभी सब अंगों के पदों की संख्या कितनी है वो बता रहे हैं। यहाँ पर पद प्रमाण कितने हैं, एकम एकटी प्रमाण अक्षर होते हैं। 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का एक पद होता है। ऐसे एकम एकटी प्रमाण अक्षरों में कितने पद होंगे, उतने ही उसमें ही द्वादशांग की रचना हुई है उतने पदों के द्वारा। अब बताते वह 350 नंबर का आता है। 12 कोटि ते सीदितः होन्ति लक्षाणं 58 सहस्रा पंचेव पदानि अंगाणं। पदानि अंगों के पद कितने होते हैं, 1200 कोटि, 1200 कोटि मैंने 112, 1200 नहीं 112 कोटि। 12 उत्तर सही ऐसा लगाना है, मतलब 12 जिसमें उत्तर ऐसा 100, मतलब 112 करोड़ 83 लक्षाणम 83 लाख 58 सहस्रा 58,000 पंच मैंने 5 इतने पद होते हैं। जो अपन श्रुत भक्ति कहते हैं लघु श्रुत भक्ति, उसमें ये पदों की संख्या आती है। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यों में। अब यहाँ पर एकम एकटे प्रमाण अंक जितने अंक है उसको इस पद इतने अक्षरों पद प्रमाण एक पद है उससे भाग देते हैं तो कुल पदों की संख्या आती है। तो ये पदों की संख्या है, लेकिन यहाँ पर उसको पूरा भाग नहीं जाता है, वहाँ शेष अक्षर बचते हैं, शेष रहते हैं अक्षर। तो जो शेष रहे हुए अक्षर है वही अंग बाह्य के अक्षरों का प्रमाण है, ये बता रहे हैं। 351 नंबर का आता है। कोडि एय लखा 8 सहस्राय एय सदिगम च पन्नत्तरि वण्णाओ पैन्नयाणं पमाणन्तु। एय लखा 8 करोड़ 1 लाख 8 सहस्रा मतलब 8,000 एय सदिगम 175 मैंने 75 वर्ण प्रकीर्णकों का प्रमाण है। प्रकीर्णक मतलब अंग बाह्य, उसका प्रमाण मतलब एक पद प्रमाण भी अंग बाह्य नहीं है। एक पद होने के लिए 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने अक्षर बचे हुए हैं, 8 करोड़, केवल 8 करोड़ 1 लाख 8,175 अक्षर है। उतने अक्षरों के द्वारा यहाँ अंग बाह्य की रचना होती है। आचार्याने ज्या काही रचना केलेत ना हे सगळे शास्त्र अंगामध्ये येत नाही, अंग बाह्यामध्ये येते असा म्हणजे ऐकलेलं आहे। जो भी अभी रचना है ना सब अंग बाह्य है, ऐसा कहते हैं, मालूम नहीं भी। सर्वार्थ सबको होता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है वहाँ पर।
भावलिंगी का नियम बताया है यहाँ पर। जो भावलिंगी मुनि है वे सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि या अनुदिशान यहाँ पर अनुत्तर में। अब यहाँ पर एकम एकट्ठी प्रमाण श्रुत ज्ञान के अक्षर है वो बताया। तो कैसे बनते हैं उतने अक्षर, कैसे उसको मतलब भंग वगैरह बना करके बनते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। 352 नंबर गाता है। 33 व्यंजनायं 27 सासरातः भनिया 4 जोगवहा 64 मूलवर्णाओ। पहले 64 मूल वर्ण बताए। इसमें मूल वर्ण 64 है। कौन से? 33 व्यंजनाई, 33 व्यंजन जो अपन संस्कृत में कहते हैं वे 33 व्यंजन। मराठी वगैरह में ज़्यादा है वो नहीं लिए यहाँ पर। मतलब 5 वर्गों के 5 ऐसे क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म ब भ म य र ल व श श स ह। और 27 सरा। स्वर कितने हैं? 27। तो 27 कैसे हो गए? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत करके 9 करना पहले। अ ई उ रू लू ए आई ओ औ, ये 9 स्वर लेना। और इसके दीर्घ 9 होंगे और इसके प्लुत 9 होंगे। तो प्लुत भी 9 करना। जैसे अ, ये ह्रस्व हो गया, अ दीर्घ हो गया, अ ऐसे प्लुत हो गया। ऐसे एक एक के 3 करेंगे। आ ऐसे ह्रस्व दीर्घ और मतलब 1 मात्रा 2 मात्रा और 3 मात्रा। उतना उच्चारण काल जो लगता है वो 3 मात्रा प्रमाण लगता है, तो उसको प्लुत कहते हैं। वो सवेरे उठते हैं तो क्या बोलते हैं? कोंबड्याला काय म्हणते? मुर्गा जो है ना, हाँ कू 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 ऐसा करता है ना, वो हो गया ना, वहाँ पर प्लुत हो गया वह ऐसे। तो अभी अपने शास्त्र वगैरह में उसका आता नहीं है ज़्यादा संदर्भ, लेकिन वो माना हुआ है। तो इस प्रकार 9 के 3 करना हर एक के। अपन तो ऐसा करते कि अ ह्रस्व आ दीर्घ, लेकिन शास्त्र की अपेक्षा से देखेंगे अ भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत और आ भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ऐसे ई और ई का तो बराबर है, ई ह्रस्व ई दीर्घ और ई प्लुत हो गया। ह्रस्व ई दीर्घ ई और प्लुत एक लेना। ऊ का भी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत लेना। रू भी 3 प्रकार का, रू भी 3 प्रकार का ऐसे। तो ये 33 और 27 कितने हो जाते हैं दोनों मिला करके? 33 और 27 कितने हो गए? 60 हो गए। और 4 योगवाह अम आहा अनुस्वार विसर्ग और जो योगवाह बोलते हक और हप ऐसे। वो योगवाह का अपन प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे वेदों में वगैरह जो सूत्र वगैरह आते हैं ना, तो उसमें या अपन दुख कहा, दुख उसमें बीच में विसर्ग है ना, वो ख आगे है तो उसको वो बोल सकते हैं जिह्वामूल्य और उपदमानीय, ऐसे 2 आता है। क के पहले जो आता है उसको जिह्वामूल्य बोलते हैं, और फ के पहले आता है उसको उपदमानीय बोलते हैं। पहले विसर्ग नहीं, वो एक प्रकार से जिह्वामूल्य ऐसा बोला जाए, ऐसा चंद्राकार उल्टा और नीचे लिखा जाता है, उसका प्रयोग नहीं करते हैं अपन। वही बोलते हैं हक और हप ऐसा बोलते हैं हम उसको, अम आहा हक अप ऐसा। तो ये 4 योगवाह बोलते हैं उसको, योग को धारण करते, जिनके द्वारा पदार्थ प्रकट किया जाता है वो व्यंजन, जो पदार्थ को कहते हैं वे स्वर, और अन्य अक्षर के संयोग को धारण करते उसको योगवाह ऐसा कहते हैं। क्योंकि अकेले उसका प्रयोग नहीं होता है, विसर्ग का या अनुस्वार का या हक और हप जो जिह्वामूल्य और उपदमानीय बोलते हैं, उसका केवल अकेले का उच्चारण नहीं किया जाता है, अक्षरों के साथ उसका किया जाता है, इसलिए अन्य अक्षर के संयोग को धारण करते हैं उसको योगवाह ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार मूल वर्ण 64 बताए। अब लू वर्ण को संस्कृत में दीर्घ नहीं कहा है, कातंत्र में कहा है, लेकिन अन्य
कोई कातंत्र पढ़ता है और हम इधर पाणिनि का वो पढ़ाते हैं ना लघु सिद्धांत कौमुदी, तो उसमें 13 ही स्वर बताए हैं, तो फिर वो बोलते कि 14 स्वर बताए हैं। तो लेकिन संस्कृत में दीर्घ नहीं है, फिर भी दूसरे देशांतर की भाषा में वह है, इसलिए उसको लिया है मूल वर्णों में। और ए आई ओ औ को भी हम संस्कृत में ह्रस्व नहीं कहते ना, उसको दीर्घ ही कहते हैं। जैसे 13 स्वर बताते हैं, उसमें अ ई उ रु और रू, ये 5 ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, और आ ई उ और रू दीर्घ कहते हैं, और ए आई ओ औ ये संयुक्त दीर्घ है, मतलब वो स्वतंत्र स्वर भी नहीं कहते उसको, 2 स्वरों का संयोग हो करके वो स्वर बना है और उसको दीर्घ ही मानते हैं। लेकिन यहाँ मूल में मतलब वर्णों में उसको ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों प्रकार का लिया है। तो ये समझना। अब तो ये 64 पद होते हैं, 64 वर्ण होते हैं, और इस 64 वर्णों के संयोग से ये श्रुत ज्ञान के अक्षर एकम एकट्ठी प्रमाण होते हैं। उसको अब आगे बता रहे हैं। 353 नंबर की गाथा है। 60 पदम विरलिय दुगंच दाऊण संगुणम किच्चा रोणम च कये पुण सुदनान सखरा होंती। 64 पदम विरलिय, 64 पदों का विरलन करो और हर एक पर 2-2 दे दो। जब कभी भी संयोग भंग निकालना है तो उसकी पद्धति है, जितने मूल पद अपने पास है उतने का विरलन करना। जैसे अपने पास अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य 3 भंग है, उसके संयोगी भंग निकालना है तो क्या करना, 3 जगह 1-1 रखना और 3 के ऊपर 2-2 देना, तो 2-2 रखे। फिर उसका परस्पर गुना करना, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, उसमें से 1 कम करना, तो कितने हो गए 7। तो 3 के भंग कितने होंगे, संयोगी भंग 7 होंगे, प्रत्येक द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी मिल करके। ऐसे ही कोई भी चीज़ अपने को लेना है, 5 के भंग करना है तो 5 जगह 2-2 रखो और 2 गुना 2 गुना 2 गुना किया तो कितने हुए, 31 भंग हो जाएंगे वे। तो अब यहाँ 64 के भंग निकालना है अपने को। 64 मूल वर्ण है, उसके प्रत्येक वर्ण फिर द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुसंयोगी, पंचसंयोगी, ऐसे 64 संयोग तक हो जाएंगे, क्योंकि जितने होते हैं उतने संयोग तक भंग निकलते हैं। तो 64 भंग तक निकालेंगे तो उस सब के मिला करके कितने भंग होंगे, तो उसकी ये पद्धति है कि 64 जगह 1-1 रखो और उसके ऊपर 2-2 देओ और फिर उनका परस्पर गुना करो, तो कितने होंगे, ऋणम च कय, और उसमें 1 कम करके। जैसे अपने 16 रखते 2-2, पन्नटी के अर्धच्छेद कितने हैं, 16 है, मतलब 16 जगह अपन 2-2 का अंक रखेंगे तो क्या आएगी, पन्नठी। फिर 32 जगह 2-2 का अंक रखेंगे तो पन्नठी गुना पन्नठी मतलब बादल आएगा। फिर 32 की 2 गुना 64 जगह रखो तो बादल का वर्ग 1 कट्टी आएगी। तो 64 जगह रखना है ना 1-1, और उसके ऊपर 2-2 रखना है, तो कौन सा प्रमाण आएगा, 1 कट्टी, माने पन्नठी को 4 बार रखो और परस्पर गुना करो, तो 1 कट्टी आता है। और उसमें 1 कम करते हैं, जितना गुणाकार आया उसमें 1 कम करना, तो पूरे श्रुत ज्ञान के अक्षर होते, मतलब 64 वर्णों के उतने भंग होंगे, तो उतने ही अक्षरों की, अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या बताई है। अब यहाँ पर कैसे भंग निकालना, प्रत्येक भंग और द्विसंयोग आदि भंग, उसकी पद्धति बताते हैं आगे। 354 नंबर का था, पढ़ते हैं फिर। 1 चदु चदु छ सत्तयम चय चय सुन्न सत्ततिय सत्ता सुन्नम नव नव पंचय एकम छक्केक गोय पणगम च। 1 चय 6 सत्तयम, ऐसा भी दूसरी किताब में है। ये सब ये बताया है कि कितने कितने भंग होते हैं। अभी इसको अपन निकालेंगे पहले तो ये समझ में आएगा जल्दी अपने को। मतलब 1 कट्टी, हाँ ये तो 1 कट्टी की संख्या बताई है। 1 8 मतलब 8, च मतलब 4, चदु चदु हो या च हो, च का भी अर्थ 4 होगा, चदु का भी अर्थ 4 होता है। 1 8 4 4, फिर 6 मतलब 6,
सत्त मतलब 7, चय चय फिर वापिस 4 4, फिर 0 0, फिर सत्त मतलब 7, तीय मतलब 3, फिर 7, फिर 0 9 म्हणजे 9, पण पंच मतलब 5 5, फिर 1 छक्क मतलब 1 6, फिर 1 गो पणगम 1 और 5, नीचे संख्या है ना वो क्रम से दी है। तो एकट्ठी की संख्या बताइए, एकट्ठी आपको याद नहीं होते तो ये श्लोक याद करो, तो एकट्ठी की इतनी संख्या है वो निकल जाती है। अब यहाँ पर ये भंग इतने कैसे होते हैं उसको निकालते हैं। तो अभी जैसे अपन ने निकाले थे इसके अनंत भाग वृद्धि आदि के, षड स्थान वृद्धि के, उसी प्रकार यहाँ पर भी वो संकलन करना है। एक एक वर्ण को लेकर के क्रम से भंग निकालते जाएंगे। पहला एक क वर्ण पहला आएगा तो उसमें भंग कितने होंगे, एक ही अक्षर है अभी तो एक ही भंग होगा। 2 अक्षर है तो वहाँ पर ख आया तो ख का अपना एक होगा और क के साथ संयोग होगा। ऐसे यहाँ पर एक एक वर्ण को लेकर के भंग निकालते हैं, सभी को एक साथ नहीं निकालते हैं। एक एक वर्ण ले लो और आगे के वर्ण का पूर्व के वर्ण के साथ संयोग करना। तो यहाँ पर क्रम से अपन निकालते हैं भंग। प्रत्येक शब्द आपने कहा तो वहाँ पर क खाली आता है कि नहीं, क अक्षर प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक सम्यक, तो क खाली हलनता है कि नहीं उसमें। हाँ वो तो सम्यक भी आ गया तो खाली होगा, खाली क कहाँ आएगा, वो तो पद हो गया ना, एक सम्यक जो है वो पद हो गया, तो पद में एक क अलग अक्षर आ गया ना वहाँ पर। क्रम से भंग करते जाएंगे। एक पहला अक्षर कौन सा है, क। अब उसके पूर्व कोई व्यंजन नहीं है तो उसका केवल अकेले का ही वहां पर भंग करना, सबका बाद में जोड़ा आएगा। तो एक क में प्रत्येक संयोगी भंग कितने आएंगे, एक ही आएगा। सब में प्रत्येक अपना एक एक ही आएगा। प्रत्येक भंग कितने आएंगे, सबका एक एक अपना अपना। तो सभी जगह एक ही लिखेंगे। और द्विसंयोगी भंग कितने आएंगे, तो जितने वो अक्षर है उसमें एक कम करो, एक कम गच्छ प्रमाण आएंगे। कौन से, द्विसंयोगी भंग। तो यहाँ पर क का कोई एक ही है, प्रत्येक भंग ही है। ख जो है वो अब बहुत ऊपर लिखा है, एक आएगा। तो क्रम से संयोग करना है। तो क का एक प्रत्येक भंग हुआ, ख का एक प्रत्येक भंग अपना, और क और ख जोड़ करके ऐसे अक्षर तैयार होगा, ख ऐसा। तो वहां पर उसका कितना भंग होगा, अभी बताया था कि एक कम गच्छ प्रमाण, वो कितने वा अक्षर है वो देखना, उसको गच्छ कहेंगे। ख दूसरा अक्षर है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही द्विसंयोगी भंग होगा। और ग तीसरा अक्षर है, तो यहाँ प्रत्येक भंग तो सबका एक एक ही होगा। द्विसंयोगी भंग एक कम गच्छ प्रमाण होंगे। तो यहाँ पर ग तीसरा है तो कितने होंगे, 2, मतलब क ग और ख ग, हग ऐसा कहेंगे। ऐसे 2 होंगे द्विसंयोगी भंग, तो 2 लिखना। और त्रिसंयोगी कितने होंगे भंग, हाँ एक, मतलब वो जितने वाय उतना ही होगा उसको, लेकिन संकलन बार की अपेक्षा से कहेंगे। त्रिसंयोगी है तो उसमें से 2 कम करना और उसका एक बार संकलन करना। 2 कम गच्छ का एक बार संकलन, यहां से संकलन बार चालू होगा। संकलन यहाँ से त्रिसंयोगी से एक बार संकलन, चतुसंयोगी में द्विवार संकलन, द्विकवार संकलन, पंचसंयोगी में त्रिकवार संकलन, ऐसा क्रम से देखो यहाँ पर त्रिसंयोगी भंग में।
यहाँ से पहले में प्रत्येक में एक एक ही है और दूसरे में एक कम गच्छ प्रमाण भंग होते हैं। और त्रिसंयोगी से लेकर के यहाँ एक बार, चतुसंयोगी में द्विकवार संकलन होगा। लेकिन किसका होगा एक बार संकलन? किस संख्या? प्रभव निकालना, प्रभव अभी निकाला था ना अपने, आदि संख्या उसकी, किस संख्या का अपने को एक बार संकलन करना है, किस संख्या का द्विकवार संकलन करना है। तो उसके लिए क्या करना कि जितने बार संकलन का है उसमें और एक जोड़ो और उतना उस इसमें से माइनस करो। त्रिसंयोगी है तो संकलन कितनी बार बताए? एक बार। तो यहाँ और एक बार मिलाओ, एक मिलाओ तो 2 हो गया, तो 2 3 में से कम करना। चतुसंयोगी करना है तो 2 बार संकलन है तो उसमें और एक मिलाओ 3, तो 3 कम गच्छे का 2 बार संकलन। तो ऐसे एकदम सरल याद रखने के लिए यह 3 है, फिर 2 कम करना और एक बार संकलन करना। 4 है, 3 कम करना और 2 बार संकलन करना। पंच संयोगी है तो 4 कम करना, मतलब इसमें से 1 कम करो। ऐसा आपने को याद रखने के लिए सरल है। 4 कम करना और उसका 3 बार संकलन करना। षट संयोगी भंग निकालना है तो 5 कम करना, षट है तो 5 कम करना और संकलन 4 बार करना। 4, इसमें से 1 कम करो ये आएगा, इसमें से 1 कम करो ये आएगा। 3। तो सप्त संयोगी भंग निकालने के लिए ऐसे ही सब जगह समझना, 6 कम 5 बार संकलन। अब ऐसे निकालेंगे यहाँ पर। तो त्रिसंयोगी में क्या है? 2 कम गच्छ का 1 बार संकलन है। तो त्रिसंयोगी है भंग तो वहां 3 में से 2 कम करना, तो कितना रहा? 1 रहा। तो उसमें 1 का 2 बार संकलन करना है। 2 कम, हाँ 2 कम गच्छ किया तो 1 आया और उसका 1 बार संकलन करना है। तो यहाँ 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का कितनी बार संकलन करो तो 1 ही आता है। जहाँ प्रभव 1 है और उसका कितनी बार भी संकलन करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितना भी करो तो उसका प्रमाण 1 ही आता है हमेशा। नहीं, उसको त्रिसंयोगी में 2 नहीं है, वो जोड़ है तीनों सबका। ये क का जोड़ कितना है? वहां यहाँ नीचे करेंगे उसका जोड़ अपन बाद में। इसका जोड़ 1 आएगा, उसका जोड़ 2 आएगा, और फिर इसका जोड़ 4 आएगा ऐसे। हाँ, अब चौथा अक्षर है तो यहाँ प्रत्येक भंग कितना होगा? 1। द्विसंयोगी भंग कितने होंगे? चौथा अक्षर है तो उसमें क्या करना? 1 कम करना, तो 3 होंगे। मतलब ख ग ख घ ग घ बोलना भी नहीं आता। और फिर क को छोड़ना। अब हाँ 3 ही होंगे ना, ये 3 ही होंगे, द्विसंयोगी 3 ही होंगे भंग, क्योंकि हर इसमें वो आना चाहिए ना, घ आना चाहिए। 3 लिखना ना, या फिर 3 होंगे, 1 कम गच्छ प्रमाण। फिर अब त्रिसंयोगी भंग कितने होंगे? 2 कम गच्छ का 1 बार संकलन। तो यह गच्छ कितना है? ऊर्ध्वपद 4 है, उसको गच्छ कहे ना, उसमें से कितना कम करना? 2 कम करना और 1 बार संकलन करना। तो 4 - 2 बराबर 2, इसको कहेंगे प्रभव। ये क्या हो गया? प्रभव। इसका कितनी बार संकलन करना? 1 बार संकलन है, तो 2 गुणित 3 ऊर्ध्व, हाँ 1/2। 2 का भी वो जो कल संकलन बार का जो लाइन थी ना, उसको याद रखो। 2 संख्या का 1 बार संकलन, तो 1 बार संकलन की संख्या है ना 1 2 3 4, तो यार 2 संख्या का जोड़ करो। 2 का 1 बार संकलन अर्थात इन 2 संख्याओं का जोड़, उसको कहेंगे 2 का 1 बार संकलन हुआ।
तो यहाँ क्या आया 3 आया। तो कितने होंगे यार त्रिसंयोगी भंग चौथे अक्षर के 3 होंगे। और चतुसंयोगी भंग निकालना है तो चतुसंयोगी निकालने के लिए 3 कम गच्छ का 2 बार संकलन करो। तो 4 है उसमें से 3 कम करेंगे तो कितना आया 1। अब यहाँ 1 आंखें बंद करके 1 ही लिखना। 1 का कितनी बार भी संकलन हो 2 बार है तो भी 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 के आगे क्या करेंगे 2 गुणा 3 करेंगे और नीचे 1 2 और 3 सब अपवर्तन हो जाएगा तो 1 ही उत्तर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 1 आया चतुसंयोगी। चारों का जोड़ करना 3 त्रिसंयोगी 3 कैसे होंगे 1 2 4 देखते फिर अब समझ लेना। क ख घ सब में एक घ आना चाहिए इतना याद रखना। जिस अक्षर का अपन कर रहे हैं वो सब में आना चाहिए। फिर क ग घ ये त्रिसंयोगी। फिर अब क को छोड़ दो ख ग घ ये त्रिसंयोगी भंग हुआ। 3 भंग होंगे त्रिसंयोगी और चतुसंयोगी 1 ही होगा ख ग घ ख ग घ घ ऐसा बोलना उसको। अब ग के साथ 5वां वर्ण है तो उसके प्रत्येक भंग 1। द्विसंयोगी भंग कितने होंगे 4 होंगे 1 कम गच्छ प्रमाण। त्रिसंयोगी भंग 2 कम गच्छ का 1 बार संकलन। तो 5 में से 5 माइनस 2 कितना है 3। इसका 1 बार संकलन करना मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 उसको कहेंगे 3 संख्या का 1 बार संकलन हुआ। तो 3 गुणा 4 1/2 तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6। 1 बार संकलन करना है तो 1 आगे की संख्या लिखते हैं ना। 2 करना है तो 2 संख्या लिखते हैं। 3 करना है तो 3 संख्या लिखते हैं आगे की। तो कितना आया यहाँ पर 6 आया। अब चतुसंयोगी भंग निकालने के लिए क्या करना है 3 कम गच्छ का 2 बार संकलन करना है। तो अपना गच्छ कितना है 5 है उसमें से 3 कम किया मतलब 2 आया। 2 का 2 बार संकलन तो 2 के आगे 2 संख्या लिखेंगे 3 गुणा 4 बटे 1 गुणा 2 गुणा 3 3 गया 2 2 गया तो कितना है 4 4 है। और पंचसंयोगी भंग कितने होते हैं 4 कम गच्छ का 3 बार संकलन। तो यहाँ पर लास्ट में 1 ही आता है सब जगह। तो यहाँ क्योंकि 5 में से 4 कम हो जाएंगे तो 1 रहेगा और 1 का 3 बार संकलन करेंगे तो भी 1 ही लब्ध आएगा। लास्ट का भी 1 होता है और पहला प्रत्येक भी 1 होता है भंग। आगे अब च का निकालना है तो च का प्रत्येक भंग 1। द्विसंयोगी भंग कितने होंगे 6 है तो कितने होंगे द्विसंयोगी भंग 1 कम करना 6 में से तो कितने हो जाएंगे 5 मतलब च ऐसा छ ऐसा हलंत आएगा झ न ऐसा हो जाएगा। हाँ कौन सा ये अक्षर ऐसे इधर भी इधर हो सकता है चल सकता है। ज्यादा नहीं बने एक ए न और च का ऐसा लिखो या ऐसा लिखो 1 ही भंग कहा जाएगा वो। हाँ नहीं अर्थ अलग अलग नहीं वो च और ग ही है ना यहाँ पर भी च और ग ही है तो 1 ही होगा भंग वो। समान ही सदृश भंग कहा जाएगा इसको। लेकिन ऐसे अलग से भंग नहीं बनता ये 2 और जैसे क और ख और ऐसा नहीं बनता है ख और क। हाँ
हाँ क्या? हाँ ग के नहीं नहीं वही बताया ना, अभी उन्होंने जोड़ लिखा है, वो पूरा जोड़ उधर ही लिख दिया। इसका 1 ख के नीचे 2, ग के नीचे 4, घ के नीचे 8, ऐसा यहाँ पास में रंग लिख दिया। ये वो अब लास्ट लाइन में कुल अपन भंग निकालेंगे उसके। तो च के द्विसंयोगी भंग कितने हुए? 5 हुए। और च के त्रिसंयोगी भंग कितने होंगे? तो च ये पद कितने वाय गच्छ? 6ठा नंबर पर है। तो द कम गच्छ का एक बार संकलन, 6 माइनस 2 तो कितना आया? 4। 4 का कितनी बार संकलन? एक बार। तो क्या करेंगे? 4 गुना 5, 1/2, 6 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो कितने भंग होंगे? च के साथ 10 भंग होंगे, त्रिसंयोगी भंग। अलग अलग वर्ण बदल के, पहले के वर्ण लगाना इसमें, अलग अलग बदल करके वो भंग हो जाएंगे। 10। एक बार ख के साथ सब लेना, फिर क छोड़ना, फिर ख के साथ लेना, फिर घ छोड़ना, ख छोड़ना, घ लेना, या क और ग ख छोड़ेंगे, एक एक वर्ण छोड़ते जाना इसे हर बार। मतलब कैसे बनेंगे? पहले क ख च, फिर क ग च, क को लेकर सब करना, क घ च, क ङ च होगा। हाँ ये 4 हो गया। अब क को छोड़ो, या क को लेकर के भी ख को छोड़ो, ऐसा भी होगा। क के साथ में क ग च, ये भी एक वर्ण होगा। क ग च हो गया कि हाँ खल छोड़ा है बराबर, ख को छोड़कर ही करेंगे। अब क को छोड़ेंगे, ख ग च, फिर ख घ च, फिर ख ङ च, ऐसे। फिर ख के साथ हो गए। अब ग के साथ करना, ख को छोड़ देना, घ घ च, फिर ग ङ च, हो गए ना, ग घ च, ग घ छ। अब घ ङ च कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रिसंयोगी भंग कितने हुए? 10 हुए। क्रम से एक एक छोड़ते जाना भंग तो होते हैं। तो त्रिसंयोगी 10 हुए। चतुसंयोगी कितने होंगे? 3 कम गच्छ का 2 बार संकलन, 6 माइनस 3 3 रहे, 2 बार संकलन करना है। तो 3 गुणित 4 गुणित 5 बटे 1 गुणित 2 गुणित 3, 3 3 गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ये भी यहाँ पर कितने होंगे? 10 ही होंगे। चतुसंयोगी भंग भी 10 होंगे। पंचसंयोगी भंग कितने होंगे? कितने कम करना है पंचसंयोगी करते समय? गच्छे में से 4 कम करना। और संकलन कितनी बार करना? 3 बार आएगा। 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5, 2 1 2 3 और 4 आएंगे। 3 3 गया, 2 2 गया, 4 4 गया, तो कितने रहे? 5 रहे। 5। और षट संयोगी भंग लास्ट का एक ही होता है, क्योंकि छठा अक्षर है तो षट संयोगी भंग एक ही होगा ना वहां पर। इसी प्रकार सब निकालना है। और यहाँ पर और एक युक्ति है कि जितने आधे तक भंग हुए उतने उल्टे जाओ वे भंग होते हैं। या आप 1 5 10 हुए, फिर 10 5 1, ऐसे होंगे भंग। 7वां अक्षर है छ, तो यहाँ द्विसंयोगी भंग कितने होंगे? आप बताओ, मैं लिखूंगी कितने होंगे, बिना देख के बोलना। हाँ 6, आप नहीं बोलना, आपको आता है।
फिर अब त्रिसंयोगी भंग निकालना है, 7वां अक्षर है तो क्या कम करेंगे? हाँ बराबर है, 2 कम, हाँ संकलन कितनी बार करना? यार दिया ना, 2 कम करके 1 बार संकलन, त्रिसंयोगी भंग में 2 कम करके 1 बार संकलन, तो 7वां अक्षर है इसलिए गच्छ 7 है। इसमें कम कितना करना? 2, तो कितना आया? 5। आप खुद लगाएंगे ना तो आपको आएगा, हम बोलते जाएंगे और हाँ हाँ करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। 6, हाँ, और 1 गुना 2 करेंगे तो यहाँ, हाँ तो कितने भंग हुए? त्रिसंयोगी भंग 15 हुए। अब ये चतुसंयोगी निकालना भंग, 7वां अक्षर है, कितना करना? 3 कम, तो कितना आया? 4 आया। एक अच्छा तैयार, ये प्रभाव तैयार हुआ ऐसे समझना। और इसका संकलन कितनी बार करना है? हाँ 2 बार। 3 कम किया है तो 2 बार ऐसा लगाना। क्या लिखेंगे? 4 गुना 5 गुना 6, नीचे 1 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6, बे निकल गया, 4 पंचे 20। यहाँ चतुसंयोगी भंग कितने होंगे? 20 होंगे। अब पंचसंयोगी भंग कितने होंगे? कितना कम करना? 4 कम करना, तो कितने आए? 3। और इसका संकलन 4 कम किया तो 3 बार संकलन करना, जितना कम किया उसमें से 1 कम करके उतने बार संकलन करना। 3 गुना 3 बार संकलन करना है तो 3 संख्या आगे लिखेंगे। 4 गुना 5 गुना 6, तो कितना गया? 1 2 3 4, 3 गया, 4 4 गया, 3 है ना, 5 दिया 15, तो या पंचसंयोगी भंग कितने होंगे? 15 होंगे। षट संयोगी भंग या कहा ना, या उल्टा चलो, अब 15 15 हुए और यहाँ कितने होंगे? 6, और यहाँ कितने होंगे? 1। अब 8वां अक्षर है तो वहां पर द्विसंयोगी भंग कितने होंगे? 7 होंगे। गच्छ में से 1 कम करना तो 7 होंगे। ऊर्ध्वपद 8 है, उसमें अब त्रिसंयोगी भंग निकालने के लिए कितना कम करेंगे? 2 कम गच्छ का 1 बार संकलन। 8 में से 2 गए, 6 आ गया, 6 गुणित 7, 1/2, 1 गुणित 2, 7 या 21, तो यहाँ कितने होंगे त्रिसंयोगी भंग? 21 होंगे। आप कापी पर लिखो अब 21 भंग कौन कौन से होंगे वो तो आपको पता चलेगा कि इस अक्षर का अपने को ज्ञान है। अब चतुसंयोगी भंग में क्या करना है? 3 कम करना, उसका 2 बार संकलन, 5 6 गुना 7, गया, 5 7 35, कितने हो गए? 35 भंग हो गए चतुसंयोगी। अब पंचसंयोगी कितने होंगे? 4 कम करना, उसका संकलन कितनी बार करना? 3 बार, 7 आएगा, गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो यहाँ 4 4 गए, 3 दूनी 6 गेले है, 5 7 35, या पंचसंयोगी भी 35 भंग होंगे। षट संयोगी कितने होंगे? 21, आप वैसे निकालेंगे तो भी आएगा बराबर, और 7 और 1। अब 9वें वर्ण में वहां पर द्विसंयोगी भंग 8 होंगे। इसलिए इतना कम ज्ञान है अपने को।
ऐसा अभी ऐसा भी भंग बन सकता है। अभी यहाँ पर ये षट संयोगी नहीं हो भले ही, लेकिन जैसे अभी ये क में अ लगा है, म में आ लगा है, और कमाई ऐसा कहा, तो भी ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 अक्षरों का संयोग हो गया। क में अ जुड़ गया ना, म में आ जुड़ गया, और ये स्वर के साथ भी संयोग आएगा ना। जब अपन अ का लेंगे तो क पूरा हो जाएगा ना, वहां पर ख पूरा हो जाएगा, तो भी द्विसंयोगी भंग होगा ना वह। और यहाँ पर ये पूरा षट संयोगी भी हो सकता है। ये 5 संयोगी हुआ, नहीं एक ही हो गया ना स्वर, एक ही स्वर हो गया। अब इसमें कुछ दूसरा शब्द लगाओ तो कमाली ऐसा किया, तो यहाँ षट संयोग हो गया। ये षट संयोगी भंग हो सकता है। अलग का अक्षर ल में ई मिल गया ना, क में अ मिल गया, म में आ मिल गया, ल में ई मिल गया। हाँ, लेकिन उसमें अ का संयोग वापिस आ गया। लेकिन वो भी हो सकता है ऐसे, लेकिन एक साथ नहीं हो सकता है। अ का एक ही बार आएगा ना वहां पर। हाँ, 6 संयोग हुआ ना, क अ म आ ल ई ऐसा। तो यहाँ पर त्रिसंयोगी भंग निकाल रहे थे ना अपन 9वें अक्षर में। तो त्रिसंयोगी निकालने के लिए क्या करना, पद में से 2 कम गच्छे का एक बार संकलन 8। हाँ, तो 7 चौक 28 बनेंगे। 28 अक्षर बनेंगे, 28 भंग बनेंगे त्रिसंयोगी। चतुसंयोगी भंग कितने बनेंगे माता जी सांगा? कितने कम करना? 3। कितना है? 6। इसका कितनी बार संकलन करना है? 2 बार करना। 3 कम किए तो 2 बार संकलन करना। 6 गुना 7 गुना 8 बटे 2 गुणित 3, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 7 चौक 28 और 2 दूना 56। 56 भंग हो जाएंगे यहाँ पर चतुसंयोगी। अब पंचसंयोगी कितने होंगे? 9 में से 4 कम, तो कितना है? 5। 3 बार संकलन, 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8। यहाँ लास्ट तक वो 8 ही आएगा। 1 2 3 और 4। 4 दूनी 8 और 2 गए ना, ये दोनों भी गए। 3 दूनी 6, हाँ 7 दूनी 14, 14 पंच 70। हाँ, यहाँ पर निकालना है। 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, 70 भंग हो जाएंगे। पंचसंयोगी 70 भंग बराबर है ना उसमें 70। अब ऐसे ही पीछे से लिख दो 56, 28, 8 और 1। 10 संयोगी य भंग, य के भंग, य 1। द्विसंयोगी भंग 9 हो जाएंगे, 1 कम गच्छ प्रमाण। त्रिसंयोगी भंग कितने होंगे? 10 में से 2 कम करना, 1 बार संकलन करना। 10 माइनस 2 8 आया। 8 गुना 9 बटे 1 गुना 2, 2 चौक 8, 9 चौक 36 हो गए भंग। त्रिसंयोगी भंग 36 है। और ऐसे देखो तो ये द्विकवार संकलन की संख्या निकली है। ये 1 बार संकलन की संख्या आई, ये द्विकवार संकलन की संख्या आई। 1 3 6, 1 में 2 मिलाए 3 हुए, 3 में 3 मिलाए 6, 6 में 4 मिलाए 10, 10 में 5 मिलाए 15, 15 में 21 मिलाए 6 मिलाए 21,
21 में 7 मिला 28, 28 में 8 मिला 36। और यहाँ पर त्रिकवार संकलन की संख्या हो गई है। हाँ, 1 में 3 मिलाया 4, 4 में 6 मिलाए 10, 10 में 10 मिलाए 20, 20 में 15 मिलाए 35, 35 में 21 मिलाए 56, और 56 में 28 मिलाएंगे 84 आएगा। यहाँ पर हमने जो किया वो ऐसा ही किया है, लेकिन उसमें भी कुछ गड़बड़ी है ऐसा बोलते हैं, उसको एक बार देखना पड़ेगा। 33 व्यंजनों का निकाला है ना उसमें नोट्स में, ऐसा ही किया, उस उधर उधर उतना 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 जोड़ दिया उसको सब निकालने के। हाँ हाँ, तेज के बराबर, हाँ 84 आलं ऐसे। ये आता है क्या बराबर? देखो, चतुसंयोगी भंग निकालना है तो 10 में से 3 कम करना और उसका 2 बार संकलन करना। 7 गुना 8 गुना 9, 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 7 चौक 28, 28 तिया 84 हो गए ना। अब पंचसंयोगी निकालना है तो 10 में से 4 कम करना और उसका 3 बार संकलन करना। 10 में से 4 गए 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, 2 3 4, 4 दूनी 8, बेग के बे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 9 26 आशे। 84 में 56 मिलाते हैं, नहीं 84 में नहीं, 70 में 56 मिलाते हैं। ये 70 में 56 मिलाएंगे तो 126 होते हैं। या वापिस 56 में 70 मिलाते हैं तो 126 आएंगे। अच्छा, 28 में 56 मिलाते तो 84 आएंगे, और 28 में 8 मिलाते तो 36, और 8 में 1 मिलाते 9, और ये 1। ऐसे सब निकालना 64 तक। ये 10 तक निकाला है ना, ऐसे 64 तक निकालो। आपको कभी टाइम नहीं जाता है तो ऐसे उसमें उपयोग को जोड़ो। बन जाएगा। हाँ, अपने को अब उसका स्पष्टता नहीं है अपने ज्ञान में। जब अपन केवल ज्ञानी के पास जाएंगे तो वो स्पष्टता हो जाएगी। अब कैसे होता है, क्या होता है, रहेगा कि आनंद आएगा ना उस समय अपन जानेंगे स्पष्ट। तब जब तक श्रुत ज्ञान है तब तक रहेगी ना जिज्ञासा। तो यहाँ पर ख के कितने भंग हुए? 1 ही हुआ। ख के कितने हुए? 2 हुए। ग के 4 हुए। 1 और 2 3 और 1 4। फिर घ के 1 और 3 4 और 4 8। 8 हो गए। बरोबर दुगुने दुगुने होते। हर एक वर्ण में भंग कितने होते हैं? दुगुने होते हैं। यहाँ 1 और 4 5 और 6 11 और 4 15 और 1 16। फिर च के कितने होंगे? 32। और इधर इधर आ गया अपना। छ के कितने हो जाएंगे? 64। ज के 128। छ के 256 और इसके 512 10 के। क्योंकि अपन 2-2 का अंक 1 से लेकर के दुगुना किया ना, तो 9 बार 2-2 गुना करेंगे 1 का तो 512 ही आएंगे ना। नहीं, 2 का 9 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। मतलब 512 के अर्धच्छेद कितने आते हैं? 9 आते हैं। तो 2 का 9 बार दुगुना किया, क्योंकि यहाँ 2 से दुगुना किया ना, तो यहाँ 1 से दुगुना किया तो वहां पर हाँ, इसलिए 1 घाटे आएगा वहां। इन सब का जोड़ करेंगे तो यहाँ इन सब का जोड़ करेंगे तो अब कितना आएगा यहाँ पर? 2 गुना किया ना, मतलब आधा आ जाएंगे। मतलब
ये सबका जोड़ कितना आएगा? 1023 आ जाएंगे ना, 512 से लेकर के 1 प्लस अंतधनम गुणगुणियम 512 गुणित 2 1024 माइनस 1 1023 आएगा ना, इसमें इन सबका जोड़ के आएगा 1023 आएगा। नहीं, ये योग के संयोगी भंग सब मिला करके कितने हुए? 512। झ के साथ जो भंग हुए 256 हुए। अब इसके और भी भंग बनने वाले हैं, लेकिन इसके पूर्व के केवल अपने भंग किए। यहाँ पर एक एक वर्ण को लेकर के भंग किए ना। अब सभी के द्विसंयोगी कितना, उसका गणित अलग आएगा थोड़ा। उसी से एक कम एक कट्टी कैसे बन गए अक्षर, ऐसे भंग करके बने ना। ये अपुनरुक्त अक्षर इतने ऐसा कहा, तो वहां पर एक बार जो द्विसंयोग आएगा वो दूसरी बार नहीं आएगा। तो इतने अक्षर कैसे बनेंगे? तो ये संयोग करने से बनते हैं। के 10वें व्यंजन तक भंग निकाले। अब चरम स्थान में 64वें स्थान में कितने भंग होंगे वो निकालना है। एकदम 64वां जो व्यंजन आएगा ना लास्ट का, योग वाह का लास्ट का हक हप आ जाएगा। तो उसके साथ कितने भंग होंगे? मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एक एक वर्ण को लेकर के पीछे के वर्णों के साथ संयोग कर रहे हैं, और सब वर्ण मिला के बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पर एक एक निकालते हैं वगैरह चालू हुआ ना यहाँ पर। तो कितना गच्छ में से कम करना और कितनी बार संकलन करना, ये समझने के लिए वो सरल तरीका बताया ना अभी। त्रिसंयोगी है तो 2 कम करो और 1 बार संकलन करो, ऐसा वो लेना है। चतुसंयोगी है तो 3 कम और 2 बार संकलन करो। ये सरल तरीका ऐसा बताएं, मतलब याद रखने के लिए। चतुसंयोगी है तो 3 कम करना है और 2 बार संकलन करना है ऐसे। तो यहाँ पर लास्ट 64 संयोगी भंग आएगा। अभी क्रम से जाते अपन, चलो 64वां वर्ण आएगा, उसके कितने भंग होंगे? तो प्रत्येक भंग कितना होगा? 1 ही होगा। एक ही होता है ना प्रत्येक वर्ण का। द्विसंयोगी भंग कितने होंगे? 1 कम गच्छ प्रमाण, तो उसका सब वर्णों के साथ आएगा भंग, तो 63 भंग हो जाएंगे। ये प्रत्येक भंग, ये द्विसंयोगी भंग। अब उसके त्रिसंयोगी भंग कितने होंगे? 64वें वर्ण के 64 में से कितना कम करना? 2 कम करना। 64 माइनस 2 बराबर 62। 1 बार संकलन 63, 1/2। हाँ, 2 गुण 31, 31 गुना 63। तो 31 त्रिक 93, 9 हच्चा 31, 156 और 9 164 लिखलं काय? 156 और 9 65 हो जाएगा ना। 31 गुना 6 करेंगे तो 30, 31 गुना 6, 6 के 6, 6 3 18, 191 होणार। बरं ते मी 15 हे केलं, 186 हो जाएंगे। 6 के 6, 6 3 18, 186 होंगे। और 9 मिलाना उसमें, तो 195 होगी। 9 आणि 6 15, 5 हाताला 1 19 होणार। 1953 भंग होणार। द्विसंयोगी भंग कितने होंगे? 1953 बराबर है ना। इसमें देखो 64वें स्थान में 1953 बराबर 1953 होंगे। ऐसे चतुसंयोगी निकालना, तो वहां पर क्या करेंगे? 3 कम करेंगे, 2 बार संकलन।
64 में से 3 कम और उसका 2 बार संकलन, 61 गुणित 62 गुणित 63 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ 31 हुआ था और यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो ये 21 होगा। 61 31 गुना 21 कितना होगा, सब मिला करके वो हो जाएगा 21 एक्के 21, 21 त्रिक 63, 63 आणि 2 ना 65, 651 हो जाएगा गुणित 61 हम करेंगे। तो उसके कितने आते हैं 39,711 बराबर आएंगे, उसका गुणकार करेंगे। तो इसी प्रकार पंच संयोगी निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से 64 में से पंच संयोगी तो 4 कम करेंगे, तो 60 से आएंगे, 60 गुणित 61 गुणित 62 गुणित 63। वहां पर पद प्रमाण पद तक आते थे ना, यहाँ पर एक कम पद तक आएंगे, लास्ट जो आएगा सब जगह 63 आएगा। अभी जैसे 8 का भी वो किया था ना, तो सब जगह 10 9वां पद है तो 8 तक आएंगे सब। वहां पर अपन इसमें जो पिशुली वगैरह में निकाला था वहां पर गच्छ तक वो रखते थे, या एक कम गच्छ तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम ज्यादा किया है ना इसलिए वहां तक आता है। गुना 2 गुना 3 गुना 4, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 15 आएगा यहाँ। तो क्या करेंगे तो यहाँ 31 आएगा, यहाँ 3 का भाग देंगे तो 31 आएगा, 21। अभी इन तीनों का गुणकार आया था कितना 39,715, फिर उसको 15 से गुना करो, तो कितना आता है 7 लाख, अब 5,95,700, 600 आएगा ना, 655। आप करना, इसमें टाइम जाता है इसलिए हम तैयार है उसको ही रख रहे हैं। तो इसी प्रकार 595 655 ना, चुकले काय, बराबर है ना पंच संयोगी भंग। इसी प्रकार षट संयोगी सप्त संयोगी वगैरह सब निकाले हुए पुस्तक में, अब देखना उसको। अब षट संयोगी के लिए क्या करेंगे, 5 कम करेंगे और 4 बार संकलन। 64 में से 5 कम तो 59 से लेकर के यहाँ 63 तक आएंगे सब। फिर नीचे 1 2 3 4 5 हैं, 4 बार संकलन करना है ना यहाँ पर। 59 गुना 60 गुना 61 गुना 62 गुना 63 तक रखेंगे। और 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये बढ़ती हुई संख्या आ जाएगी क्योंकि यहाँ गुणकार बढ़ रहे हैं ना। इसी प्रकार षट सप्त संयोगी करना है तो इसका लब्ध निकाला हुआ है पुस्तक में भी, आप देखना वहाँ 4 है, 6 कम करना। सप्त संयोगी निकालने के लिए 6 कम करना और उसका 5 बार संकलन करना। तो 64 में से 6 गए 58, 58 से कहाँ तक आएगी संख्या, यहाँ 63 तक ही आएगी, और यहाँ 1 से लेकर के 6 तक आ जाएगी। 5 बार संकलन है तो 6 संख्या आएगी। इसी प्रकार 64 में से 7 कम करना, तो 57 आया, उसका कितने बार संकलन करना, 6 बार। तो यहाँ पर भी 57 से लेकर के 63 तक आएगी भाज्य राशि, और यहाँ नीचे 1 से लेकर के 7 तक आएगी। 6 बार संकलन है तो 7 संख्या आएगी। अब यहाँ पीछे से देखना है अपने को, ऐसे ही करते जाएंगे। तो 60 संयोगी 61 संयोगी 63 62 63 64 संयोगी कितने होंगे भंग,
इधर से निकालो, 62 संयोगी से निकालो। 62 संयोगी निकालना है तो क्या करेंगे, हाँ 62 में से एक कम करके उतना कम करना ना। यहाँ त्रिसंयोगी करने के लिए 2 कम करते थे, अब अपने को 62 संयोगी भंग निकालना है। हाँ? तो 64 में से 62 संयोगी निकालना है तो 61 कम करेंगे ना। जितने संयोगी भंग निकालना है उसमें से एक कम इतना कम करेंगे गच्छे में से। त्रिसंयोगी तो 2 कम किया, चतुर्संयोगी तो 3 कम किया, तो 62 संयोगी है तो वहां पर 61 कम करेंगे और उसका कितनी बार संकलन करेंगे, 60 बार करेंगे। तो 64 में से 61 गया तो कितना आएगा, 3 लब्ध। अब 3 ये प्रभाव हो गया और इसका कितनी बार संकलन करना है, 60 बार संकलन करना है। तो 3 से लेकर के 63 तक आएगी संख्या सब, क्योंकि 60 है तो वहां 61 संख्या आ जाएगी ना, यहाँ पर 60 बार संकलन है तो। और यहाँ नीचे 1 से लेकर के कितनी आएगी, 3 से लेकर 63 तक है तो कितनी है संख्या, 61 है, तो 1 से लेकर के 61 तक रहेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 61 तक सब संख्या कट हो जाएगी, 62 गुणा 63 इतना होगा। तो उसका कितना आएगा लब्ध, इधर से उधर से अपन ने किया था ना 1953, यहाँ 62 संयोगी भंग। ये सब उल्टा वैसे हो जाएगा ना, 64 में 32 तक वही संख्या आएगी और 32 से उल्टा ऊपर की संख्या आएगी। तो 62 संयोगी भंग कितने होंगे, जो त्रिसंयोगी हुए 1953, उतने ही भंग होंगे। अब 63 संयोगी भंग निकालना है। तो यहाँ गच्छे में से कितना कम करना, वहां नोट्स में गलती हुई अभी बताऊंगी, गलत हुआ है। 64 में माइनस, अब 63 संयोगी है तो कम कितना करना, 62 कम करना। फिर कितना रह गया, 2 से कहाँ तक लिखेंगे, 63 तक ही आएंगे। क्योंकि 61 बार उसका 62 कम किया तो 61 बार संकलन करना है तो 62 संख्या आएगी, तो 2 से लेकर के 63 संख्या आएगी और नीचे 1 से लेकर के 62 तक संख्या आएगी। तो कितने रहेंगे, कुल 63 रहेंगे, क्योंकि 62 तक सब कट हो जाएंगे ना अपवर्तन होकर के। तो कितना रहेगा शेष, 63 है, यहाँ पर 63 होगा ना द्विसंयोगी, ये भी 63 आएंगे। अब 64 संयोगी निकालना है तो कम कितना करेंगे, 64 में से 63 कम करेंगे। 64 संयोगी निकालना इसलिए 63 कम करेंगे और 62 संयोगी भंग, क्या हो गया, 62 बार संकलन होगा। 64 में से 63 गए 1 और 1 का कितना भी संकलन करो तो कितना आता है, 1 से लेकर 63 तक संख्या ऊपर आएगी और नीचे भी 1 से लेकर 63 तक संख्या आएगी, सब कट हो जाएगी तो एक ही लब्ध आएगा। 64 संयोगी का एक ही भंग होगा। इसमें नोट्स में सुधार करने भी बता, ये सुधार करना है वहां पर। 63 संयोगी में गच्छे में से 60 कम किया है ना, वहां पर 62 कम करना है। इनका गए हैं एक 60 कम किया ना यहाँ पर, तो यहाँ 62 कम करना है। और 61 बार संकलन बराबर है, तो गच्छ माइनस यहाँ पर 4 रह गए ना, तो वो 2 रहना चाहिए। 64 माइनस 62 होगा तो लब्ध 2 आएगा, वो भी सुधार करना है। यार नीचे रेखा बराबर है 2 से लेकर के। फिर 64 संयोगी भंग निकालते समय गच्छे में से कितना कम करना है, 63 कम करना है, वहां 59 हो गया है। तो 64 में से 63 कम हुआ तो लब्ध 1 आया।
संकलन 62 बार होता है इस मतलब एक संख्या का एक 62 बार संकलन ऐसा लिखना। एक संख्या का ऊपर भी वो 4 संख्या का है ना, वहां पर 2 संख्या का लिखना। एक संख्या का 62 बार संकलन। 64 संयोगीमध्ये असं लिहायचं, एक संख्या का 62 बार संकलन। इस भंग का संकलन एक ही बार होता है, ते चुकले थे। एक ही आता है, ऐसा एक ही आता है। वो भी निकालना, 64 माइनस 63 करना, उसमें 1 रह गया, 5 निकालना और 1 करना और ऐसा वाक्य लिखना, एक संख्या का 62 बार संकलन। लिखना ऐसे, एक संख्या का 62 बार संकलन, इसका संकलन एक ही आता है। बार खोडून टाकायचं ते, एक ही संकलन आता आहे पाहिजे, म्हणजे उत्तर एकच येणार त्याचं लब्ध। बार खोडून टाकायचं तिथलं, बार होता है। अब इस स्थान में इस सब का जोड़ करेंगे तो कितना लब्ध आएगा यहाँ? लिखना है वहां पर, इस भंग का संकलन एक ही बार होता है, लिखा है ना, उसकी जगह ये चाहिए कि एक संख्या का 62 बार संकलन करना है और इसका संकलन एक ही आता है, ऐसा वाक्य पाहिजे। तो यहाँ कुल मिलाकर के कितने भंग होंगे? तो जैसे 10वां अपन देखा था तो वहां कितना आया था? 512 आया था। ऐसे अपन दुगुना दुगुना करते जाएंगे तो 64वें स्थान में इकट्ठी के आधे हो जाएंगे। क्योंकि आप देखो कि पहले वर्ण में 1 है, दूसरे वर्ण में कितने हैं? 2 है, तीसरे वर्ण में कितने? 4 है। तो यहाँ पर इनका जो जोड़ हुआ है उसका आधा यहाँ पर आया है। जैसे अभी निकाला था ना 10वें तक का, 512 में कितना आया था? 10वें में कितना आया था? 512, मतलब कितना है ये? 1024 का आधा है। सबका जोड़ जो होगा उसका आधा है, लेकिन यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर 1024 में 1 कम आता है, तो इसलिए 1023 आता है। उसी प्रकार यह सब 64 का जोड़ करेंगे तो 1 कम 1 कट्टी प्रमाण होंगे, लेकिन 64वें वर्ण में कितने भंग हुए? तो 1 कट्टी के आधे हो जाएंगे। सबका जोड़ 1 कट्टी आएगा, मतलब एक 64वें वर्ण के साथ जो भंग हुए वो आधे प्रमाण है और बाकी सबके साथ जो भंग हुए वे सब आधे, तो वो एक कम 1 कट्टी प्रमाण के आधे हो जाएंगे और 1 कट्टी के आधे यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर 1 कट्टी मतलब 18 और 2 लाइन लिखते हैं और इसके आधे भंग 64वें वर्ण के होंगे और उसके आधे उसके पीछे 63वें वर्ण के कितने होंगे? इसके आधे हो जाएंगे। 1 कट्टी बटे 4, फिर उसके 62वें वर्ण के कितने होंगे? 1 कट्टी के 8 हो जाएंगे, 1 कट्टी बटे 8। ऐसे इधर से आधे आधे होते जाएंगे ना, तो पहले तक 1 हो जाएगा, पहले वर्ण तक आधा आधा होते हुए, और सबका जोड़ करेंगे 64 वर्णों के भंगों का तो वहां पर 1 कम 1 कट्टी प्रमाण होगा। क्योंकि अपन 1 कट्टी लास्ट बटे 2 है। गुण का रूप जो संख्या है,
अंतधन गुणिले गुणकार, उसमें से आदि को माइनस करना, प्रभव को, और गुणकार -1 से भाग देना। तो यहाँ अंतधन क्या है? 1/3 का आधा, 1/3 का आधा। और गुणकार का प्रमाण क्या है? 2, दुगुणित दुगुणित भंग होते आए हैं। और आदि का प्रमाण क्या है? 1। तो यहाँ 2 और 2 गए तो कितने रहे? 1/3, और उसमें 1 कम करेंगे तो 1 कम 1/3 प्रमाण, इतने सब मिला करके भंग हुए। संपूर्ण 64 वर्णों के भंग करेंगे तो 1 कम 1/3 प्रमाण होंगे। तो यहाँ एक एक वर्ण को लेकर के भंग बताए। अब ऐसा भंग निकालो कि सभी के मिलाकर के द्विसंयोगी कितने होंगे, कुल मिलाकर के त्रिसंयोगी कितने होंगे। जैसे अपन ने 3 अक्षर लेते हैं, अस्ति नास्ति और तो उसके अस्ति नास्ति और अवक्तव्य। तो इसके अस्ति के प्रत्येक भंग निकालेंगे तो 1 ही, नास्ति का भी प्रत्येक भंग 1, द्विसंयोगी इसका 1, इसके प्रत्येक भंग 1, द्विसंयोगी भंग कितने होंगे? 2, और त्रिसंयोगी भंग 1 होगा। ऐसे मिला करके 7 भंग हुए। तो द्विसंयोगी कितने हुए यहाँ पर? यहाँ इसका 1 और इसके 2 मिला करके 3 हुए ना, कुल 3 हुए। तो उसको निकालने की रीति क्या है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 करो, और नीचे इसके 2 गुणा 3 रखते जाओ। तो यहाँ द्विसंयोगी निकालना है तो 2 का गुना करना, थोड़ा उल्टा हो गया ये, इधर से लिखना है 1 गुणा 2 गुणा 3। तो इन दोनों का ये करो जोड़, और उसका भाग दो इसके, इस भाज्य राशि से। तो यहाँ कितना आता है? 2 गुणित 2, 2 गया और 3 आए। तो द्विसंयोगी भंग कितने होंगे? 3। त्रिसंयोगी निकालना है तो 3 का गुणकार करो और 3 भाज्य भागा राशि रखो और परस्पर गुणा करो। तो त्रिसंयोगी यहाँ पर 1 ही भंग है। इस प्रकार जितने का अपने को संयोग करना है उतना ऐसे गुणकार रखते जाओ। 1 गुणा, अब 64 के निकालना है, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, ऐसे कहाँ तक रखेंगे? 64 तक रखेंगे। और उल्टे क्रम से या 62 ऊपर ही लिखते हो थोड़ा, 2 गुणा 3 गुणा 4 ऊपर 62 गुणा 63 गुणा 64 आएगा। 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करते जाएंगे। तो यहाँ नीचे कितना आएगा? यहाँ 64 आना चाहिए ना, 63 62 गुणित 61। तो यहाँ पर इन दोनों का द्विसंयोगी निकालना है। प्रत्येक भंग तो 64 भागिले 1, तो 64 होंगे। 64 वर्णों के प्रत्येक भंग 64 होंगे। द्विसंयोगी कितने होंगे? 63 गुणा 64 करो और उसको 2 का भाग दो। इन 2 का गुना करना और इससे भाग देना भागाहार राशि से। तो यहाँ 2 का भाग दे तो कितना है? 32। 32 गुना 63, जितने होंगे उतने कुल सबके मिला करके द्विसंयोगी भंग जोड़ेंगे तो उतने सब वर्णों के मिला करके द्विसंयोगी भंग निकलते हैं। त्रिसंयोगी निकालने, सबके मिला करके त्रिसंयोगी भंग जो है उसको निकालने के क्या करेंगे? 62 भागिले 3 से और गुना करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर 3 का यहाँ भाग देंगे तो यहाँ नहीं जाता है, या 21 आएगा। 21 गुणिले 32 गुणिले 62 करेंगे तो जो लब्ध आएगा उतने कुल 63 संयोग 3 संयोगी भंग कुल उतने हो जाएंगे।
मतलब सबके जोड़ो जो है ना त्रिसंयोगी के रकाने में जितने आए हैं उन सबका जोड़ हो जाएगा। ख के नीचे अभी क्या यहाँ पर इसमें है ये जो त्रिसंयोगी का रकाना है ना उसमें ग से लेकर के देखो, ग में 1 है, घ में 4 है, 4 के नीचे 3 है, फिर 6, 10, 15, 21, 28, 36 इन सब का जोड़ करेंगे तो त्रिसंयोगी भंग कितने हो जाएंगे यहाँ पर 63 गुणा 32 किया तो पहले द्विसंयोगी भंग कितने हुए 2016 हुए, इन दोनों का किया था ना 63 गुणा 32 तो सबके सब एक साथ निकालना है अपने को। प्रत्येक भंग कितने हुए 64 हुए, द्विसंयोगी कितने हुए 2016, मतलब 2 का गुणकार किया और 2 से भाग दिया। फिर त्रिसंयोगी कितने हुए 62 गुणा 63 गुणा 64 किया और 3/2 भागीले और 1 भागीले दिया। तो ये तीनों का ये करेंगे तो कितने आएंगे यहाँ पर 41,664 आता है, 41,664 इतने आते हैं। ये सभी वर्णों के मिला करके हो गए त्रिसंयोगी भंग कुल। कभी भी अपने को जब कितने संख्याओं का अपने को गुण ये करना है द्विसंयोगी निकालना है तो उतनी संख्या को 1 से लेकर के ऐसा रखो और उल्टे क्रम से वहां पर नीचे 1 2 रखो। द्विसंयोगी भंग करना है तो उसमें से 2 संख्याओं का परस्पर गुणा करके नीचे की 2 संख्याओं का भाग देंगे। त्रिसंयोगी निकालना है तो 3 संख्या का गुना करना और 3 संख्या से भाग देना। अब अपने को चतुसंयोगी निकालना है तो वहां पर और 4 संख्याओं का लास्ट से गुना करेंगे और यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो चतुसंयोगी निकलेंगे। 5 संख्याओं का गुना करेंगे और 5 संख्याओं का भाग देंगे तो यहाँ पर पंचसंयोगी निकलेंगे। इस प्रकार 64 तक। अब 64 संयोगी कितने निकलेंगे सब 1 से लेकर 64 तक और नीचे भी 1 से लेकर 64 तक है, सबका आपका अपवर्तन होगा 64 संयोगी एक ही होंगे। और यहाँ पर 1 से लेकर 63 संयोगी करना है तो ये छोड़ना, यहाँ तक लेना है। तो ऊपर क्या है ये 2 3 4 5 6 सब आए और नीचे भी 2 से लेकर के 63 तक आए तो 2 से लेकर 63 तक सब कट हो जाएंगे और कितने निकले हो जाएंगे 64 ही आएंगे भंग, वो 64 होते हैं। 63 संयोगी भंग 64 हो जाएंगे ऐसे। इस प्रकार ये निकालना और सब कुल मिलाकर कितने भंग होते तो उसका तो तरीका पहले ही बताया था। 2 का 64 बार गुना करो और जितना लब्धा है उसमें से 1 कम करो तो कुल सभी भंग आ गए पूरे के पूरे 64 वर्णों के। एक बार संकलन द्विसंयोगी निकालना है अभी 1 मिनट, एक बार संकलन तो यही हो गया ना 1 कम का अच्छा मतलब 64 में से 1 कम किया 63 गुना 64 और नीचे 1/2, इसलिए सरल तरीका ऐसा रखो तो आता है। फिर त्रिसंयोगी भंग कितने होते 2 कम कक्षे का 2 बार संकलन तो 64 में से 2 कम किए 62 गुना 2 बार संकलन करना इसलिए आगे 2 मतलब पद्धति उसका जो सूत्र ही ये है। त्रिसंयोगी निकालना है तो 2 कम गच्छे का 2 बार संकलन करो, चतुसंयोगी निकालना है तो 3 कम गच्छे का 3 बार संकलन करो, पंचसंयोगी निकालना है तो 4 कम गच्छे का 4 बार संकलन करो। एक कुल निकालने के लिए मतलब ही उसका ये हो गया कि 3 संख्याओं का गुना करो 3 संख्याओं से भाग दो। 4 संख्याओं का चतुसंयोगी निकालने के लिए 4 संख्याओं का गुना करो और 4 संख्याओं का भाग दो, वही तैयार हो जाएगा यहाँ पर संख्या। तो यहाँ पर ने क्या देखा अभी कि एक कम एकट्ठी प्रमाण अक्षरों की संख्या कैसे होती है, मतलब श्रुत ज्ञान के इतने अक्षर बताए, इतने अक्षरों का ज्ञान जो है पूर्ण श्रुत ज्ञान है। तो 64 वर्णों का संयोग करने से इतने एक कम एकट्ठी प्रमाण अक्षर हो जाते हैं और ये सब अपुनरुक्त अक्षर है। पुनरुक्त अक्षर तो बीच में श्रुत आएंगे वह उसमें, लेकिन उसको गिनेंगे नहीं। अब 355 नंबर का आता है मज्जिम पद खर वहिद वन्नाते अंग पूवग पदानी
शेषखर संखाओ पैन्नयाणम पमाणम तू। अभी इसके पहले दो गाथाओं में उन्होंने एक कट्टी का प्रमाण बताया था और एक कितने कुल पद होते हैं बताए थे, और एक पद में कितने अक्षर होते हैं वो बताया है। तो यहाँ पर पदों की संख्या कैसे आएगी और शेष रहे हुए अंगबाह्य की संख्या थे वो बता रहे हैं कि मध्यम पदक्षर वहिद वन्ना, मध्यम पद के जो अक्षर हैं उससे संपूर्ण वर्णों को भाग देंगे। अवहिद वन्ना, एकम एकट्ठी प्रमाण जो वर्ण है उसमें मध्यम पद के अक्षरों से भाग देंगे। मतलब एकट्ठी प्रमाण संख्या लिखो और उसके एकम एकट्ठी प्रमाण संख्या लिखो और उसको भागहार राशि में क्या रखना, 1634 करोड़ 83,07,888 लिखना। फिर उससे जो आएंगे पद, लब्ध में जो आएगा उतने पद है वे अंग और पूर्वगत पद है। और जो शेषाक्षर संख्या नीचे जो शेष बचे हुए अक्षर है 8,08,175 ये अंग बाह्य के शेष अक्षर रहे हुए पैन्नयान मतलब प्रकीर्णक, अंग बाह्य कहो या प्रकीर्णक कहो, उनका प्रमाण है आता है। अब आगे जो 12 अंग है उनके नाम बताते हैं। 13 गाथाओं के द्वारा अंग और पूर्व पदों में कितनी संख्या, 112 करोड़ 83,58,005 ये कुल मिलाकर के पद है 12 अंगों के। अब एक एक अंगों में कितने पद हैं, मतलब कितने पदों के द्वारा एक अंग की रचना हुई है, ऐसे यहाँ अलग अलग बताएंगे। और 14 पूर्वों के भी पदों की संख्या बताएंगे। पहले अंगों के क्रम से नाम बताते हैं। 356 नंबर गाथा है। आया रे सुदयडे ठाणे समवाय नामगे अंगे तत्तो विहाय पन्न तिये नाहस्य धम्म कहा। आया रे मतलब आचार अंग। अब इसकी जो संख्या निकाल लेनी है वो क्रम से बताएंगे आगे। ये सब नाम बताए पहले 12 अंगों के, फिर क्रम से उसकी संख्या आगे बताएंगे 58-59 नंबर गाथा में। तो अभी अपन नाम ही देखते हैं खाली, फिर क्रम से वह संख्या बताएंगे। आचारांग में, सूत्रकृतांग में, स्थानांग में, समवाय नामक अंग में, फिर उसके बाद विहाय पदज्ञप्ति मतलब व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग है। फिर नाहस्य धम्म कहा, नात धर्म कथा, ये 6 अंग हो गए। तो इसमें आचार अंग जो है पहले उसमें किसका वर्णन है, सब आचार का। किनके आचार का, मुनिजनों के। मुनिजनों मतलब कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। कथम उन्होंने गंधर्व ने उनको प्रश्न पूछा ना, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सये कदम भुंजेज भासेज, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो वहाँ पर उत्तर क्या दिया भगवान ने, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सये जदम भुंजेज भासेज एवं पावम न बज्झई। मतलब एक ही उत्तर है सबका। कैसा चलना चाहिए, यत्नपूर्वक चलना चाहिए। कैसा खाना चाहिए, यत्नपूर्वक खाना चाहिए। कैसे सोना चाहिए, यत्नपूर्वक सोना चाहिए। बाकी कुछ नहीं का, मतलब यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होनी चाहिए मुनियों की। तो मुनिजनों के समस्त आचरण का वर्णन इस आचारांग शास्त्र में किया है। दूसरा सूत्र कृतांग है, उसमें ज्ञान की विनय आदि, निर्विघ्न अध्ययन आदि क्रियाओं का और स्वपर समय का मतलब अपने मत का और परमत का भी वर्णन उसमें किया है सूत्र कृतांग में। फिर स्थानांग नामक तीसरा अंग है, उसमें स्थानों के अंग जैसे अपन जीव समास में करते हैं। पहला एक का स्थान मतलब एक जीव, फिर 2 मतलब त्रस और स्थावर, फिर उसके भेद करते 3 कहे तो त्रस स्थावर विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय, फिर 4 कहे तो एक एक बढ़ाते जाते हैं ना, इसको कहते स्थान। ऐसे वहाँ सब एक से लेकर के एक एक बढ़ते हुए स्थानों का वर्णन किया है। मतलब 1 मतलब आत्मा, 2 मतलब संसारी मुक्त, 3 मतलब उत्पाद वे द्रव्य, 4 मतलब 4 गति, ऐसे एक एक बढ़ाती हुई संख्या वहाँ बताई है। तो उसको कहा स्थानांग। तो उसमें कितने पद है वो बताएंगे अब आगे।
फिर चौथा क्या है, समवायांग, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा जीवादि पदार्थों की सादृश्य का वर्णन इसके समान ये है। जैसे बीच का मनुष्य लोक, अढ़ाई द्वीप, इंद्रक विमान जो है 18वें इस पर, नीचे पहले नरक का बीच का बिल है वह, और वो सिद्धशिला, ये सब 45 लाख योजन चारों सदृश है। तो उसको ऐसे सदृशता का वर्णन किया। या 7वां नरक में अवधिस्थान नामक इंद्रक बिल जो है वह, और जम्बूद्वीप, सर्वार सिद्धि का विमान, ये तीनों सदृश है। ऐसे सदृशता का सबका वर्णन किया है कि जैसे धर्मद्रव्य के प्रदेश, अधर्मद्रव्य के प्रदेश, एक जीव के प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेश सदृश है। ऐसे सदृशता का वर्णन किया है। मजा आती होगी वहाँ सब पढ़ने में। फिर वाक्य प्रज्ञप्ति, उसमें गंधर्व देव द्वारा पूछे गए जो 60,000 प्रश्न है, उन प्रश्नों का ही वहाँ पर वर्णन किया है, तो व्याख्या प्रज्ञप्ति है। फिर नाथ धर्म कथा, मैंने जीवादि वस्तुओं के स्वभाव का कथन किया है, और उत्तम क्षमादि लक्षण रत्नत्रय स्वरूप धर्म का कथन उसमें किया है, अथवा इसका नाम न्यातृ धर्म कथा भी कहते हैं। मतलब गंधर्व देव ने जो प्रश्न किए थे उनके अनुसार उत्तर रूप वाक्य इसमें है, वाक्य रूप कथा है, इसलिए उसको न्यातृ धर्म कथा भी कहते हैं। अब आगे के 6 अंगों को अगले श्लोक में बताते हैं। 357 नंबर की गाथा है। तो वासय अध्ययने अंतयणेनुत्तरो वाददसे पन्नाणं वायरणे विवाय सुत्तेय पदसंख्या। अंग है उपासक का अध्ययनांग। उपासक को श्रावक को कहते हैं, उपासक होता है श्रावक, तो उसके श्रावकों के आचरण का इसमें वर्णन किया है। फिर अंतकृत दश, मतलब जो प्रत्येक तीर्थ में उपसर्ग सहन करके 10 मुनि हो गए, उनके मोक्ष जाने का सब वर्णन इसमें, उनके चरित्र का वर्णन इसमें होता है। तो अलग अलग तीर्थंकरों के काल में अलग अलग उनके जो हुए हैं 10 केवली, उनका वर्णन आएगा। फिर अनुत्तरो वाददश, उसी प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10 मुनि ऐसे हुए उपसर्ग सहन करके अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए, उनका वर्णन किया है। 10 जो है वो मोक्ष गए उपसर्ग सहन करके, और 10 जो है उपसर्ग सहन करके अनुत्तर स्वर्ग में गए, अनुत्तर विमान में, तो उसको अनुत्तरोपपादिक दश, उन दशों का वर्णन जिसमें होगा वो अनुत्तरोपादिक दश होंगे। नाम हर प्रत्येक तीर्थंकर के काल में एक ही आएंगे, लेकिन अलग अलग पुरुषों का चरित्र होगा वहाँ उसमें। पन्नानम वायरणे, प्रश्न व्याकरण, इसमें सब प्रश्न पूछते ना कि हमें लाभ होगा कि नहीं होगा, ऐसा हुआ तो इसका क्या फल है, उसका क्या फल है, तो ये सब लाभ अलाभ सुख दुख इत्यादि का वर्णन इसमें किया है। और आक्षेपणे विक्षेपणे संवेजनी और निर्वेजनी कथा का वर्णन इसमें किया है। फिर है विपाक सूत्र 11वां अंग, तो उसमें द्रव्य क्षेत्र भाव काल भाव के आश्रय से कर्मों के फलों का वर्णन किया कि किस कर्म का क्या फल मिलता है। और 12वां अंग है विपाक सूत्र। 12वां अंग का नाम क्या है, नहीं 11वां विपाक सूत्र हुआ, 12वें की नहीं बताया अभी। 12वां अंग बहुत विस्तृत है, इसको बाद में बताएंगे। 11 अंग बताए। अब इसमें पद संख्या, इसमें पदों की संख्या बताते कि हर एक अंगों में कितने पद हैं। 358 और 359 नंबर गाता है। 36 बादालम अड़कदी अड़बी 56 70 28 14 16 सहस्सा इगिदुग पंचेयारम 23 दुति 9 लख तुरियादि चुलसी लख मेया कोड़ीय विभाग सुत्तमी। क्रम से लगाना है। पहला अंग जो है आचार अंग, उसमें कितने पद है 18 सहसा लगाना 18,000 पद है। दूसरा जो है सूत्रकृतांग, उसके 36,000 पद है। तीसरा स्थानांग, उसमें बादाल मतलब 42,000 पद है। फिर चौथा है अड़कदी, 8 का वर्ग करना 64,000 और उस सब में
क्या जोड़ना है, नीचे की श्लोक में बताया है। दोनों गाथाएं पढ़ी ना अपन ने, हाँ। तो हाँ, नीचे की गाथा में जो लिखा है ना, एगी लख, फिर दु लख, दुग लख, पंच लख, एयारम 23, दो नवुदी, 3 अवधि लख, ये तुरी आदि, मतलब चौथे से लेकर के लाख जोड़ना है। चौथे अंग से लेकर के मतलब 1,64,000, 8 का वर्ग मतलब कितना आएगा, 64,000। फिर दुग लख अड़पन्नम, नहीं 28,000 लगाना है ना, अड़ बी 56, ऐसा किया है ना। 56,000 तो बाद में हो गया, सबको 1000 लगाना है। अड़ के वर्गों को मतलब 64,000 हो गया। फिर 28,000 लेना है ना, अड़ भी मतलब 28,000 लेना, 56 मतलब 56,000 लेना। फिर 70 मतलब 70,000, लेकिन उसको लाख कितने लगाएंगे, 11 लाख। एआरम है ना, नीचे का लाख जोड़ना और ऊपर का 1000 जोड़ना। 1000 पहले बताए सब में, 1000 कितना है क्रम से, चौथे से लेकर 64,000, 28,000, 56,000, 70,000, 28,000, 14 मतलब 44,000, फिर 16,000, ये 1000 लिखो। अब उसके नीचे चौथे से लेकर लाख जोड़ो। चौथे में कितना लाख जोड़ना है, 1 लाख, पांचवें में 2 लाख, छठे में 5 लाख, सातवें में 11 लाख, फिर आठवें में 23 लाख, फिर 92 लाख, फिर 93 लाख, फिर एक चूल सीधी लख में या 84 लाख, 1,84,00,000 ऐसा विपाक सूत्र में बताया। 11वें अंग में 1,84,00,000 ये अलग से बताया। चौथे से लेकर के 10वें तक ये लाख और 1000 जोड़ना, ऊपर के श्लोक के 1000 जोड़ना और नीचे के श्लोक में जो लाख बताए वो लेना। 1,28,000, 64,000, फिर 2,28,000, 5,56,000, 11,70,000, 23 लाख, 28,000, 92 लाख, 44,000, 93 लाख, 16,000। और 11वें में सीधा बता दिया यहाँ पर, चलो सीधी लख में या कोड़ी, 1,84,00,000 विपाक सूत्र में पदों की संख्या होती है। अब आगे 12वां अंग है, उसके 5 भेद है। 12वां अंग का नाम क्या है, दृष्टिवाद। दृष्टिवाद अंग के परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका, ऐसे 5 भेद होते हैं। और 5 मिनट लेते, वो आगे है घड़ी थोड़ा। हाँ, ये ऐसा तो पूरा करना था, लेकिन थोड़ा नहीं हो पाया, ठीक है। गे जुदी ही वादम्मी कणजतज मताननमम, खोडले कहते, जनक न जयसीम बाहिरे वन्ना। तो जो अभी 11 अंग बताए, उनके पदों का जोड़ बता रहे हैं यहाँ पर, कितना होता है पूरा 11 अंगों का जोड़। तो यहाँ पर वो अक्षर से वो संख्या लेना है। पहले अपन ने किया था ना, नहीं कटपय पुरस्थ वर्ण, क से लेकर के वहाँ पर क ख ग घ ङ च छ ज झ य तक 1 से लेकर कर 9 अंक रखना। फिर ट से लेकर के 1 से लेकर 9 अंक रखना। फिर फ फ ब भ म को 1 से लेकर 5 अंक रखना। फिर य र ल व श श स ह या 1 से लेकर के 8 अंक रखना। तो जो अक्षर आएगा उतना वहाँ पर अंक समझना। तो यह कितना है, वापन नरनो नानम, वा मतलब 4 आएगा, क्योंकि य र ल व 4 आता है। प मतलब 5 आए, 1 आएगा, प से लेकर 1 है ना। और न मतलब 5 आएगा, ट ठ ड ढ न। फिर न मतलब 0 आएगा, न को और य को 0 समझना वहाँ, क्योंकि क से लेकर के ज च झ ज य च छ च छ ज झ
तक 9 हो गए, और य के लिए कितना होगा, 0 होगा, इसलिए, और न के लिए भी 0 होगा। तो 0 समझना। फिर र है, न, वा प न न र, र का कितना आएगा, य र, मतलब 2 आएगा। फिर नो नानम, सब 0 0 0, तो 4,15,02,000, इन सब का जोड़ करेंगे तो इतना आता है। और ए आर अंगे जुदी, माने 11 अंगों में युति इतनी होती है। और वादम में मतलब दृष्टिवाद अंग में कितने हैं कुल, कनज तज मता ननमम, मतलब कितना, क मतलब 1, न मतलब 0, ज मतलब 8, क्योंकि क ख ग घ ङ च छ ज में 8 आता है। फिर त मतलब क्या आएगा, 6, ज मतलब 8, म मतलब 5, ता का 6, न का 0, न का 0, म का 5। इस प्रकार 108,68,56,005 ये एक किसमें होंगे, दृष्टिवाद अंग में। सब पदों का जोड़ करेंगे तो 14 पूर्व वगैरह आएंगे ना उसमें, तो 11 अंगों के मिलाकर के पद तो बहुत कम है, 4 करोड़ है। और केवल 12वें अंग में जो पूर्व है, और पूर्व मतलब सभी का मिला करके 12वें अंग में कितने आएंगे, 108 करोड़, 108 और वो 4 करोड़, तो 112 करोड़ हो गए ना वहाँ पर। तो इस प्रकार सब मिला करके 112 करोड़ 83 लाख वो है, 58,005। तो यहाँ 108 करोड़ 68,56,005 इतने पद 12वें अंग में होते हैं। इसमें जो अंग बाह्य श्रुत है वो कितना है, जनक नजय सीम बाहिरे वन्ना, बाहिर मतलब अंग बाह्य में इतने वर्ण होते हैं, कि पद नहीं है उसमें, वर्ण है केवल। कितने हैं, ज का अर्थ 8, न का 0, क का 1, न का 0, ज का, य का 1, य से 1 चालू करते हैं ना। फिर सी का 7, वहाँ पर जो स्वर लगाए उसका कुछ अर्थ नहीं समझना, खाली वो बोलने के लिए ऐसा किया है। और म का 5, तो 8,81,8,175 वर्ण एक इसमें है, अंग बाह्य में होते हैं। एक बार वो कटपय पुरस्थ देखना कि कहाँ से कौन से अंग, अपने पास सामने अक्षरों का तख्ता है, तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 5 तक और 1 से लेकर 8 तक, ऐसे क्रम से रखना। उसमें क से लेकर 1 लेना, ट से लेकर 1 2 3 लेना, फिर प से लेकर 1 2 3 4 5 लेना, और य से लेकर के ह तक ऐसे 8 लेना। तो इस प्रकार अंग बाह्यों में वर्णों की संख्या हो गई। अब अपन कर लेते हैं इसको। 12वें अंग में अब जितने पूर्व और है उसका प्रमाण बताया है। जानिए, यह मैं चैतन्य स्वरूप जीव ही हूँ, देखिए भीतर। चैतन्य देखिए, देखना मतलब अनुभव करना। चैतन्य इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता है, स्वसंवेदन ज्ञान गम्य है, स्वानुभव गम्य है। स्वानुभव के द्वारा ही उसकी प्रतीति होगी। तो जानिए, अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है। जो जान रहा है वह चैतन्य ही है। जिसमें सब नए पदार्थ झलके हैं वह चैतन्य ही है। मैं एक चैतन्य चित प्रकाशमय हूँ। जो इस चैतन्य प्रकाश में पदार्थ प्रतिबिंबित है वह मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञेयाकार नहीं, मैं एक ज्ञानाकार हूँ। इस चैतन्य भित्ति में विश्व झलक रहा है, लेकिन मैं विश्वरूप नहीं हूँ। इस
मैं एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ, चैतन्य रूप हूँ, इसीलिए तो विश्व झलक रहा है। नयों को देखकर भी अपने ज्ञान की प्रतीति कीजिए। ज्ञान के बिना नए प्रतिभासित नहीं होते हैं। नयों का प्रतिभास ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहा है। जानिए, मैं ज्ञानमय दर्पण हूँ। ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् चित्प्रकाश स्वरूपोऽहम् चैतन्य चमत्कार स्वरूपोऽहम् अद्भुत चैतन्य निधि स्वरूपोऽहम् शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहूणम्।